हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैं आपको करवा रहा था फसलों का वर्गीकरण, है ना। तो फसलों के वर्गीकरण में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए थे डिस्कस। और मैंने कहा था मैं इस टॉपिक से लगभग आपको 60 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने इस सेशन के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो आज जो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो मैचिंग के क्वेश्चन हैं, यानी मिलान के क्वेश्चन हैं। तो यहां पे दी हुई है विभिन्न फसलों में तेल की मात्रा। अब आपको यहां ये जो 4 क्वेश्चन दी हुए, इनकी 4 की मैचिंग करनी है। आपको विभिन्न फसलों के अंदर तेल की मात्रा बतानी है। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ग्राउंडनट, यानी मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 20%, बी ऑप्शन है आपके पास 16%, सी ऑप्शन है आपके पास 45% और डी ऑप्शन है आपके पास 50%। तो अब मूंगफली के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो मूंगफली में जो तेल की मात्रा होती है वो 45% होती है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। यानी मूंगफली में जो तेल की मात्रा होती है वो 45%। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा खाद्य तेल काम में लिया जाता है या तिलहनी फसलों के अंदर जो सबसे लीडिंग क्रॉप है तो वो कौन सी है? मूंगफली। और मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 45%। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास सेसम, तिल। तिल के अंदर आपको तेल की मात्रा बतानी है। तो तिल के अंदर जो तेल की मात्रा है उसके लिए वो सेम ही 4 ऑप्शन है आपके पास। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 16%, सी ऑप्शन 45% और डी ऑप्शन है 50%। तो तिल के अंदर अगर अपने बात करें तो तिल में जो तेल की मात्रा होती है वो जनरली होती है 50%, है ना। तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। यानी तिल के अंदर तेल की मात्रा 50%। यहां पे आपको एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, खाद्य तेल की अगर अपने बात करें, जो तेल खाया जा सकता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो तेल का प्रतिशत होता है वो हमेशा किसके अंदर होता है? तिल के अंदर ही होता है, 50% होता है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है सोयाबीन। सोयाबीन में तेल की मात्रा। तो देखिए स्टूडेंट, पूरे विश्व में सबसे जो मुख्य तिलहनी फसल है या पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा तेल खाया जाता है वो सोयाबीन का। भारत में मूंगफली का खाया जाता है और पूरे विश्व में अगर बात करें तो सोयाबीन का। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा तेल खाया जाता है या जो मुख्य तिलहनी फसल होती है वो सरसों होती है। तो सोयाबीन में तेल की मात्रा बतानी है। तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वो 20% होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। सोयाबीन में तेल की मात्रा 20% होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है यहां पर। 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कॉटन, कपास के अंदर। कपास के अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? वैसे बहुत कम बेल्ट के अंदर कपास का तेल खाया जाता है। जैसे मैं बात करूं गुजरात है तो गुजरात में कॉटन ऑयल भी खाने के काम में लिया जाता है। तो कपास के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो 16% होती है। यानी चौथा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मूंगफली में तेल की मात्रा 45%, उसके बाद सेसम तिल में 50% और सोयाबीन के अंदर 20% होती है और कॉटन में तेल की मात्रा 16% होती है। तो ये 4 क्वेश्चन मैचिंग के थे जो अपने हो गए हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं विभिन्न फसलों में तेल की मात्रा। फिर और जो नेक्स्ट फसलें हैं, तिलहनी फसलें, उनमें तेल की मात्रा दी हुई है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले है मस्टर्ड, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है? सरसों में तेल की मात्रा। ए ऑप्शन है 45 से 50%, बी ऑप्शन है 33%, सी ऑप्शन है 30 से 35% और डी ऑप्शन है 50 से 55%। तो आपको यहां पर मस्टर्ड में तेल की मात्रा बतानी है, यानी सरसों में तेल की मात्रा। तो सरसों में तेल की मात्रा होती है 33%। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है से फ्लावर, यानी कुसुम। कुसुम के अंदर आपको तेल की मात्रा बतानी है। तो कुसुम के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो कितने % होती है? कुसुम को इंग्लिश में से फ्लावर बोलते हैं। तो से फ्लावर में जो तेल की मात्रा होती है वो 30 से 35% होती है। यानी छठा जो क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, केस्टर, अरंडी। अरंडी का तेल खाद्य तेल में नहीं आता है, लेकिन अरंडी में तेल की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। तो अरंडी के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो होती है 50 से 55% होती है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा।
नेक्स्ट अपने चलते हैं सनफ्लावर। सनफ्लावर बोले तो सूरजमुखी। सूरजमुखी में तेल की मात्रा बतानी है कितने परसेंट होती है। तो सूरजमुखी में जो तेल की मात्रा होती है वो 45 से 50% होती है। राइट आंसर कितना होगा इसका? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूं। सरसों में तेल की मात्रा 33% होती है। सेफ्लावर यानी कुसुम में 30 से 35% होती है। अरंडी के अंदर तेल की मात्रा 50 से 55% होती है। और सनफ्लावर के अंदर जो तेल की मात्रा होती है वो 45 से 50% होती है। तो ये दो अपने मैचिंग थे, तो दोनों में 4-4 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए। टोटल क्वेश्चन हुए अपने 8। नेक्स्ट अपने चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है विभिन्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा बतानी है आपको, है ना। यहां पे जो फसलें दी हुई है उनमें प्रोटीन किसमें कितने परसेंट प्रोटीन देखने को मिलता है। तो 9 नंबर अपना क्वेश्चन है पिजन पी यानी अरहर में प्रोटीन की मात्रा। ए ऑप्शन है 26%, बी ऑप्शन है आपका 20 से 21%, सी ऑप्शन है वो आपका 23% और डी ऑप्शन है वो आपका 24% है। देखो भारत में मुख्य जो दलहनी फसल है वो चना है और दूसरी जो मुख्य दलहनी फसल है, पहली मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? चना है। और दूसरी मुख्य जो दलहनी फसल है वो कौन सी होती है? अरहर। चना रबी में लगाया जाता है और अरहर है वो खरीफ में लगाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि रबी की मुख्य दलहनी फसल चना होती है और खरीफ की जो मुख्य दलहनी फसल होती है वो पिजन पी अरहर होती है। अरहर को आप लाल चना यानी रेड ग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुअर भी बोला जाता है। तो यहां पे पिजन पी में अपने को प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो पिजन पी में प्रोटीन की मात्रा 20 से 21% होती है। यानी जो 9वां क्वेश्चन है उसका आपका राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला है काउपी। काउपी बोले तो चंवला बोल देते हैं जिसको, है ना, और लोबिया भी बोल दिया जाता है। तो काउपी या चंवला या लोबिया के अंदर प्रोटीन की मात्रा आपको बतानी है। तो इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? काउपी या फिर चंवला में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 23% होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। काउपी या चंवला में प्रोटीन की मात्रा 23% होती है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम बोले तो उड़द। उड़द के अंदर प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है। ऑप्शन आपके पास वही चारों के चारों हैं। तो ब्लैक ग्राम या उड़द में प्रोटीन कितना होता है? तो इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 24% होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। उड़द में 24% प्रोटीन। नेक्स्ट अपने बात करें ग्राउंड नट, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? देखो प्रोटीन जो होता है मूंगफली में अच्छा खासा होता है तो तिलहनी फसल, लेकिन लेग्यूमिनेसी कुल की है, इस वजह से प्रोटीन अच्छा होता है। देखो लेग्यूमिनेसी कुल में प्रोटीन ज्यादा होने का कारण क्या होता है? लेग्यूम फसलें होती है उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इसलिए इनके पास नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। और नाइट्रोजन क्या बनाते हैं? एमिनो अम्ल बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एमिनो अम्ल बनाते हैं और एमिनो अम्ल से ही क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो अब जाहिर सी बात है जो लेग्यूम फसलें होती है, जो भी लेग्यूम फसलें हैं उनके घर में नाइट्रोजन की फैक्ट्री है तो उनके पास एमिनो अम्ल बहुत बनेंगे। एमिनो अम्ल बहुत बनेंगे तो प्रोटीन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बनता है। इसलिए लेग्यूम फसलों में हमेशा ही प्रोटीन ज्यादा होता है। कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया है यहां पर। तो मूंगफली में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 26% होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। एक बार फिर से चारों क्वेश्चन को अपने रिव्यू कर लेते हैं। पिजन पी अरहर में प्रोटीन 20 से 21%, काउपी चंवला में जो प्रोटीन होता है वो 23%, ब्लैक ग्राम उड़द में जो प्रोटीन होता है वो 24% होता है, ग्राउंडनट मूंगफली में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 26% होता है। तो ये अपने यहां पर 3 मैचिंग के सेट कर लिए, यानी टोटल जो हमारा डिस्कस हुआ है यहां पे 12 क्वेश्चन का हुआ है। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले जो क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए। निम्न में से ओरेंथोफिलस है, विच वन इज ओरेंथोफिलस? देखो ओरेंथोफिलस का मतलब क्या होता है? जिनमें परागण पक्षियों के द्वारा होता है। ओरेंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और पक्षियों से अगर परागण होता है, बर्ड से पोलिनेशन होता है, अगर बर्ड से पोलिनेशन होता है तो उसको ओरेंथोफिलस कहा जाता है। जैसे हवा से यानी विंड से होता है तो उसको एनिमोफिलस बोलते हैं, इंसेक्ट यानी कीटों से होता है तो उसको एंटमोफिलस बोलते हैं, वैसे ही पक्षियों से होता है उसको ओरेंथोफिलस बोलते हैं। तो यहां 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके अंदर ओरेंथोफिलस देखने को मिलता है? ए ऑप्शन है जामुन, बी ऑप्शन है अनानास,
सी ऑप्शन है आंवला और डी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी। तो इनमें से कौन सी फसल के अंदर पक्षियों द्वारा भी परागण देखने को मिल जाता है आपको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनानास, यानी पाइनएप्पल के अंदर पक्षियों से परागण देखने को मिलता है और एंथोफिलस स्वभाव का जो है वो अनानास है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन अपने क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक स्वसंदर कौन से फल की है? यहां पे 4 फल दिए गए हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा स्वसंदर किसकी है? मैक्सिमम रेस्पिरेशन रेट इन विच फ्रूट, कौन से फ्रूट में सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन रेट देखने को मिलती है, यानी श्वसन दर। और जिसकी श्वसन दर ज्यादा होती है उसकी भंडारण क्षमता क्या होती है? कम, क्योंकि श्वसन जब ज्यादा होगा तो फूड डिग्रेड होगा, यानी फूड है वो टूटेगा ऊर्जा में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जिसकी श्वसन दर ज्यादा उसकी भंडारण क्षमता भी कम होती है। ए ऑप्शन है यहां पर मैंगो, बी ऑप्शन है यहां पे स्ट्रॉबेरी, सी ऑप्शन है लाइम नींबू और डी ऑप्शन है सेब। इनमें सबसे ज्यादा श्वसन दर किसकी है? तो इनमें से सबसे ज्यादा श्वसन दर होती है स्ट्रॉबेरी की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। इसका मतलब इनमें सबसे कम भंडारण क्षमता भी किसकी होगी? स्ट्रॉबेरी की होगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक भंडारण क्षमता कौन से फल की है? मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इन विच फ्रूट। ये जो 4 फल दिए हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी होती है? और भंडारण क्षमता उसकी ज्यादा होती है जिसकी श्वसन दर सबसे कम होती है, रेस्पिरेटरी रेट सबसे कम होती है। ए ऑप्शन है यहां पर मैंगो, बी ऑप्शन है आलमंड, सी ऑप्शन है लाइम नींबू और डी ऑप्शन है नाशपाती यानी पियर। तो आप एक अपना बेसिक जो आइडिया है वो भी लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं, सिक्स सेंस लगा सकते हैं। आप देखते हो जो बादाम होता है वो लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो भंडारित किया जाने वाला फल है या लंबे समय तक जिसको भंडारित किया जा सकता है वो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन यानी बादाम। इन चारों में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसकी होगी? बादाम। जिसकी भंडारण क्षमता ज्यादा, समझ लो उसकी श्वसन दर क्या होगी? कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक श्वसन दर कौन सी सब्जी की होती है? मैक्सिमम रेस्पिरेशन रेट ऑफ विच वेजिटेबल, सबसे ज्यादा श्वसन दर किसकी है? और जिसकी श्वसन दर ज्यादा उसकी भंडारण क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। ए ऑप्शन है कोल क्रॉप्स यानी गोभी वर्गीय सब्जियां, बी ऑप्शन है हरे पत्ते वाली सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स, सी ऑप्शन है अनियन यानी प्याज और डी ऑप्शन है मटर यानी पी। तो इनमें सबसे ज्यादा श्वसन दर किसकी है? आपको पता है हरे सब्जी वाली जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उनको अपने ज्यादा भंडारित नहीं कर सकते, 1-2 दिन मुश्किल से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी श्वसन दर बहुत ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पे रखा है। यहां दिया हुआ है क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील नहीं है। क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील कौन सा नहीं है? विच वन इज नॉट टॉलरेंट टू बेसिक सॉइल, यानी जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है और पर्टिकुलर क्षारीय की बात करें तो 8.5 से भी ज्यादा होता है। उस मृदा के अंदर कौन सी फसल को नहीं लगाया जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है यहां पे। ए ऑप्शन है केसव काजू, बी ऑप्शन है बेर, सी ऑप्शन है डेट पाम यानी खजूर और डी ऑप्शन है आड़ू। आपको पता है काजू को बहुत ज्यादा क्षारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है, इसलिए काजू केसव नट को गोल्डन माइन इन वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि में सोने की खान भी कहा जाता है। तो ये तो क्षारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है। बेर भी क्षारीय मृदाओं में लगाया जाता है और खजूर भी बहुत ज्यादा क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील है। लेकिन जो आड़ू होता है उसको आप क्षारीय मृदाओं में नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन यही था, क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील नहीं है। तो क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील कौन सा नहीं है? आड़ू। डी ऑप्शन राइट है। आपको पता हो तो आड़ू जो होता है वो अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है, क्षारीय मृदाओं में इसको नहीं लगा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ट्रिपल सिग्मोइड वक्र पाया जाता है। ट्रिपल सिग्मोइड कर्व फाउंड इन। अब देखो ये ट्रिपल सिग्मोइड कर्व क्या होता है, पहले तो इसको जानना बहुत जरूरी है। सीधा रटने से तो काम चलने वाला नहीं है। देखो कोई पौधा जब शुरुआती अवस्था में अंकुरित होता है तो धीमी वृद्धि होती है, फिर जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तो वो तेजी से वृद्धि करता है,
फिर उसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर उसके अंदर क्या होता है, पुष्पन आता है, फलन आता है, वो उसकी प्रजनक अवस्था होती है, और उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है यानी जीर्णता आती है, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः जो वृद्धि का ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, और ये जो वृद्धि का वक्र है, या फिर मैं बोलूं कि ये जो ग्रोथ कर्व है, ये किसने दिया था, सेक्स नामक के साइंटिस्ट ने दिया था। अगर इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है तो ये देखो एस आकार की देखने को मिलती है, और जिसमें एस आकार की ग्रोथ देखने को मिलती है उसको सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। तो इसमें एक ही एस आपको दिख रहा है, ये सिंगल सिग्मोइड है। कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, शुरुआती अवस्था में वृद्धि धीमी, फिर वानस्पतिक वृद्धि में तेज, फिर प्रजनक अवस्था आती है, फिर से उनमें दोबारा वृद्धि होती है, फिर उनमें क्या होता है, प्रजनक अवस्था आती है। तो आप देखेंगे कि 2 बार वक्र बन रहा है, ये डबल सिग्मोइड होता है। कुछ पौधों के अंदर, बहुत ही कम पौधों के अंदर, शुरू में अंकुरण के समय धीमी वृद्धि, फिर वानस्पतिक वृद्धि तेज, फिर वृद्धि क्या हो जाती है, सीमित, फिर वृद्धि तेज होती है, फिर सीमित हो जाती है, 2 वक्र बन रहे हैं। और इनमें क्या होता है, फिर से वृद्धि होती है, और फिर से क्या होता है, प्रजनक अवस्था आ जाती है, और उसके बाद इनमें जीर्णता आती है, और उसके बाद इनके अंदर मृत्यु होती है। तो आप देख रहे हो यहां पर कितने वक्र बन रहे हैं, 3 वक्र बन रहे हैं। इसको ट्रिपल सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ये ट्रिपल सिग्मोइड कर्व बहुत ही कम फल वृक्षों में या बहुत ही कम पौधों के अंदर देखने को मिलता है। तो यही पूछा गया है कि वृद्धि का जो ट्रिपल सिग्मोइड कर्व वक्र है वो किस में देखने को मिलता है। ए ऑप्शन है यहां पे बेर, बी ऑप्शन है यहां पर कीवी फल, सी ऑप्शन है बादाम, और डी ऑप्शन है अखरोट। जो ट्रिपल सिग्मोइड कर्व होता है वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ कीवी फल के अंदर ही देखने को मिलता है, और व्यावसायिक फलों के अंदर जिनकी अपने खेती करते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कीवी फल के अंदर ही ट्रिपल सिग्मोइड वक्र पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। ठीक है, उसके अलावा पीपल और बरगद के अंदर भी ट्रिपल सिग्मोइड कर्व देखने को मिलता है। बाकी फल वृक्षों में ट्रिपल सिग्मोइड वक्र नहीं देखने को मिलता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का फल वृक्ष नहीं है। विच वन इज नॉट बिलोंग फ्रॉम टेम्परेट क्लाइमेट। जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, सर्दियों में बर्फ गिरती है, उसको शीतोष्ण जलवायु बोलते हैं। और यहां पर जो फल दिए हुए हैं 4, उनमें से 3 शीतोष्ण जलवायु के हैं और 1 शीतोष्ण जलवायु का नहीं है। वो कौन सा नहीं है उसको आपको यहां पर ढूंढना है। ए जो ऑप्शन है वो है सेब, बी ऑप्शन है वो स्ट्रॉबेरी, सी ऑप्शन है वो नाशपाती, और डी ऑप्शन है वो लीची। तो इनमें से कौन सा फल वृक्ष जो है वो शीतोष्ण जलवायु का नहीं है। सेब भी शीतोष्ण का है, स्ट्रॉबेरी भी शीतोष्ण का है, नाशपाती पियर ये भी शीतोष्ण का है, लेकिन लीची जो है ये शीतोष्ण का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, द ऑप्शन यानी डी ऑप्शन राइट होगा। आपको पता हो तो सबसे ज्यादा लीची बिहार में होती है, और बिहार के अंदर कैसी जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। तो ये उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है लीची जो होता है। बाकी स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी, उसके बाद नाशपाती यानी पियर, और सेब एप्पल, ये तीनों ही शीतोष्ण जलवायु के हैं। तो हमें तो इसमें से ये ढूंढना था कि निम्न में से शीतोष्ण जलवायु का कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है इनमें से, लीची नहीं है। नेक्स्ट है, खेजड़ी कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है। खेजड़ी बिलोंग टू विच क्लाइमेट। खेजड़ी, देखो मैंने यहां फल वृक्ष शब्द यूज किया है। आपको पता हो तो खेजड़ी को शुष्क फलों में शामिल कर लिया गया है, और खेजड़ी की थार शोभा एक बहुत ही पॉपुलर किस्म भी है जो राजस्थान से विकसित की गई है। खेजड़ी को अब अकेला जंगली वृक्ष नहीं माना जाता है, इसको फल वृक्षों की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु के फलों में इसको शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ये पूछा था खेजड़ी कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है। तो खेजड़ी जो है वो शुष्क जलवायु का यानी एरिड क्लाइमेट का फल वृक्ष है। अब आप ये मत सोचना भी खेजड़ी कब से फल हो गया जी, खेजड़ी को फल वृक्षों में शामिल किया गया है, और इसकी जो राजस्थान की एक प्रसिद्ध किस्म है वो कौन सी है, थार शोभा है। इसकी एक किस्म विकसित की गई है थार शोभा, राजस्थान में ही होता है, इसलिए कौन सी जलवायु का है, शुष्क जलवायु का। क्वेश्चन यही पूछा गया था। इसके अलावा खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष बोले तो सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष। सभी इच्छाएं पूर्ण कैसे करता है, लेग्यूमिनेसी कुल का है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, मृदा की उर्वरा क्षमता को बढ़ाता है, सूखे में खड़ा रह जाता है, और इसके जो
पत्तियां वगैरह होती है वो पशुओं के चारे के रूप में काम में ली जाती है, जिनको लौंग कहते हैं। और इसकी जो पोड आती है, फलियां आती है, उनको सब्जी के रूप में, सांगरी की सब्जी बहुत फेमस होती है, उसके रूप में खाने के काम में लेते हैं। और इसकी फलियां जब सूख जाती है तो ताजा खाने के काम में लेते हैं। इस वजह से इसको शुष्क फलों के अंदर शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आम में पाई जाती है इन मैंगो फाउंड। क्या पूछा है इसने? एक तो पूछा है कि स्व बहुगुणिता यानी ऑटोपोलिप्लॉइडी, दूसरा ऑप्शन है पर बहुगुणिता यानी एलोपोलिप्लॉइडी, सी ऑप्शन है असुगुणिता यानी एनुपोलिप्लॉइडी, और डी ऑप्शन है असुगुणिता। अब देखो, वैसे सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, लेकिन अगर उनके गुणसूत्र के पूरे सेट बढ़ जाते हैं तो उसको बहुगुणिता कहते हैं। और गुणसूत्रों के सेट में से किसी एक सेट में कोई एक गुणसूत्र बढ़ गया, घट गया, किसी दो अलग अलग गुणसूत्र के एक एक गुणसूत्र खत्म हो गया या फिर बढ़ गया है, तो उसको अपने असुगुणिता कहते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे सेट बढ़ गए, जैसे द्विगुणित से त्रिगुणित हो गया, चार गुणित हो गया, तो अपने इसको बहुगुणिता बोलते हैं। तो आम के अंदर क्या होता है? चार गुणित गुणसूत्र संख्या 40 होती है, यानी ये द्विगुणित नहीं होता है। ये कितने गुणित होता है? चार गुणित होता है। इस आम में ये चार गुणिता का कारण क्या हुआ? पहला तो क्या है? ये बहुगुणित है, आम एक बहुगुणित है। दूसरी बात इसमें यह आती है कि इसके पीछे, बहुगुणिता के पीछे कारण क्या होता है? दो तरह की बहुगुणिता उत्पन्न होती है, एक स्व बहुगुणिता, एक पर बहुगुणिता। आपको पता हो, जब गुणसूत्र होते हैं, जब युग्मक निर्माण होते हैं, जैसे पौधों में युग्मक क्या होते हैं? परागकण और अंड कोशिका, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मान लो कि किसी में गुणसूत्र संख्या कितनी है? यहां पे मैंने 4 छोड़ दिया है। देखो, गुणसूत्र संख्या मान लो किसी में कितनी होती है? 12। जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी युग्मक निर्माण होगा तो ये आधे आधे हो जाते हैं, तो कितने कितने रह जाएंगे? 6। जब निषेचन होगा तो 6 नर से आएंगे और 6 मादा से, वापस कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से गुणसूत्र है वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है? ये अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे पूर्णतः ये विभाजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक युग्मक में 12 गुणसूत्र रह जाते हैं। रहने कितने थे? 6। असमान अर्धसूत्री या अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन की वजह से हो कितने गए? यहाँ पे 12। एक जनक में 12 हो गए, एक में सही विभाजन हुआ, तो अब जब इनका निषेचन होगा तो इनमें गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 18। होनी कितनी थी यहाँ पे? 12, लेकिन हो कितनी गई है अब? 18। इस तरह से किसी भी तरह का कोई अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी किसी दूसरे का कोई रोल नहीं होता, खुद की वजह से ही अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो वो होती है स्व बहुगुणिता। ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है पर बहुगुणिता। देखो, पर बहुगुणिता का मतलब क्या होता है? मान लो कोई द्विगुणित जाति है, उसका जो संकरण है वो 4 गुणित जाति से हो जाता है। कोई भी द्विगुणित जाति है, उसका संकरण 4 गुणित जाति से हो जाता है, तो उसमें युग्मक यहां तो n बनेगा और यहां पर आधे क्या बनेंगे? 2n। अब जब इनका निषेचन होगा तो संतति कैसी उत्पन्न हो जाएगी? त्रिगुणित उत्पन्न हो जाएगी। द्विगुणित से कैसी उत्पन्न हो गई? त्रिगुणित। ये जो यहां पर बहुगुणिता आई है, ये किसकी वजह से आई है? ये किसी दूसरे के क्रॉस की वजह से आई है, यानी किसी प्राय की वजह से आई है, तो इसको अपने क्या बोल देते हैं? पर बहुगुणिता बोल दिया जाता है। तो आम में कैसी बहुगुणिता देखने को मिलती है? पर बहुगुणिता यानी एलोपोलिप्लॉइडी देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेर की गोला किस्म में गुणसूत्र संख्या होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ गोला वेराइटी ऑफ बेर, जो बेर की गोला वेराइटी है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 72 और डी ऑप्शन है 96। अगर आपको पता हो तो बेर 4 गुणित होता है और बेर में 4 गुणित गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। बेर में 4 गुणित गुणसूत्रों की संख्या 48। लेकिन बेर के अंदर 2 किस्में, एक तो गोला और दूसरी इलायची, ये 2 किस्में हैं वो अष्टगुणित है। तो इनमें अष्टगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 96। सिर्फ और सिर्फ बेर की गोला और इलायची ही अष्टगुणित है, बाकी पूरे का पूरा बेर 4 गुणित है। कोई सी भी किस्म पूछ ले वो 4 गुणित है, और सीधा भी पूछ ले बेर में बहुगुणिता कितनी होती है? 4 बहुगुणिता यानी टेट्राप्लॉइड होती है। लेकिन गोला और इलायची है वो अष्टगुणित होती है, तो अष्टगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है हमेशा। मान लो कि कोई भी, जैसे मैं बात करूं नींबू वर्गीय फल द्विगुणित होते हैं, उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 18।
बेर है वो 4 गुणित होता है, उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 48। केला जो खाने योग्य होता है वो त्रिगुणित होता है, उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 33। ये द्विगुणित, ये 4 गुणित, ये त्रिगुणित है। लेकिन आपसे पूछ ले अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है या बेसिक क्रोमोसोम कितने हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए जितने गुणसूत्र होते हैं उतनी ही गुणिता से भाग दे देते हैं। तो ये देखिए यहां पर द्विगुणित है, तो इसको कितने से भाग दे दोगे 2, तो अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी आएगी 9 आएगी। अब बेर है, बेर की 4 गुणित जो किस्में हैं तो उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 48, इसमें गुणिता कितनी है 4, तो जो अगुणित गुणसूत्र संख्या होगा तो अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी यहां पर 12 हो जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप केले की गुणसूत्र संख्या बता सकते हैं। आपसे पूछ ले केले में अगुणित गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं, त्रिगुणित कितना है 33, गुणिता कितनी है 3 है, तो इसमें अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 31। अब देखिए मैंने आपको बताया बेर सामान्यतः 4 गुणित होता है, 4 गुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 48 होती है। और गोला और इलायची है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 8 गुणित होती है, 96 होती है। तो इनमें अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, इसमें कितने का भाग जाएगा 4 का, तो अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होगी 12। और जो 8 गुणित जाती है उसमें कितने से भाग जाएगा 8 से, तो इसमें भी अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होगी 12। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अगुणित गुणसूत्र संख्या होती है वो हमेशा वो की वो ही रहती है। जैसे आम में मैंने अभी अभी आपको बताया आम 4 गुणित है और आम 4 गुणित है, तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी है 40। अगर आपसे अगुणित पूछ लेते तो अगुणित कितनी रहेगी 10, 40 में कितने का भाग जाएगा 4 का। आम के अंदर एक बोना मूल बनता है जिसका नाम है वेलकोलाइम्बन। वेलकोलाइम्बन के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 80, यानी 8 गुणित होता है। अब इसमें से आपसे पूछ लेती अगुणित कितना है, तो आप 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। तो 4 गुणित है उसमें भी अगुणित 10 है और 8 गुणित है उसमें भी अगुणित कितना होगा 10 होगा। तो किसी भी पौधे में किसी किस्म में गुणिता का स्तर बढ़ता है तो उसमें अगुणित गुणसूत्र संख्या उतनी ही रहती है। जैसे आपने सुना होगा गेहूं की कुछ जातियां द्विगुणित होती है तो उनमें गुणसूत्र संख्या 14, कुछ जातियां जो होती है वो 4 गुणित होती है उनमें गुणसूत्र संख्या 28। और जो गेहूं हम खाते हैं जिसको हम ब्रेड व्हीट या चपाती गेहूं कहते हैं तो उसके अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितना होता है हेक्साप्लॉइड 42 होता है। तो इन सब के अंदर अगुणित गुणसूत्र देखोगे तो हमेशा ही कितना होगा 7 ही होगा। अगुणित गुणसूत्र संख्या अगर देखोगे तो हमेशा आपको कितनी मिलेगी यहां पर 7 ही मिलेगी। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने चलते हैं, गाजर में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिड फाउंड इन कैरेट। गाजर में कौन सा अम्ल होता है, ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है उपरोक्सबी। देखिए गाजर में जो अम्ल पाया जाता है वो मेलिक अम्ल पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा इसका। गाजर में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल मुख्य रूप से नींबू वर्गीय में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल जो है वो मुख्य रूप से अंगूर और इमली के अंदर पाया जाता है। ये भी आप यहां पर याद रख लीजिए। बट यहां गाजर में पूछा गया था तो गाजर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है चॉइस नंबर क्वेश्चन, नाशपाती में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिड फाउंड इन पियर। पियर यानी नाशपाती, नाशपाती में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन है उपरोक्सबी। तो जी नाशपाती के जो अंदर अम्ल पाया जाता है वो मेलिक अम्ल ही, गाजर में भी मेलिक अम्ल, नाशपाती में भी मेलिक अम्ल, सेब के अंदर भी मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। जैसा मैंने आपको बताया नींबू वर्गीय फलों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन जो मीठा नींबू होता है स्वीट लाइम उसमें मेलिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वीट ऑरेंज जिसको अपने माल्टा बोलते हैं उसके अंदर भी आपको मेलिक अम्ल अच्छा खासा देखने को मिलता है। ये हो गए अपने 24 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 55 नंबर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अभी पीछे ही बताया था अंगूर और इमली के अंदर कौन सा अम्ल देखने को मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है, विच इज नॉट क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक तो आप जानते होंगे। एक जो सबसे सिंपल अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूं। फूल से जब फल बनता है तो उसको हम फ्रूट बाय डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फिर वो अपना अधिकतम आकार ले लेता है, उसको हम परिपक्वता या मैच्योरिटी बोलते हैं।
उसके बाद क्या होता है, उसका रंग बदलता है, स्वाद बदलता है, सुगंध बदलता है, उसको हम पकाव या फिर इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, राइपनिंग बोल देते हैं। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम परिपक्व अवस्था में तोड़कर कृत्रिम रूप से पका सकते हैं, उनको क्लाइमेट्रिक कहते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम परिपक्व अवस्था से तोड़कर कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते हैं, तो उन्हें हमें पेड़ से ही पकने के बाद तोड़ना पड़ता है। जिसको कृत्रिम रूप से नहीं पका सकते, पेड़ पे पकने के बाद ही तोड़ोगे, वो नॉन क्लाइमेट्रिक है। जिसको परिपक्व अवस्था में तोड़कर कृत्रिम रूप से पका सकते हो, वो कौन सा फल कहलाता है, क्लाइमेट्रिक फल कहलाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। अमरूद, वैसे अमरूद का रंग पकने के बाद कोई अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसलिए लोग कृत्रिम रूप से पकाते नहीं है, लेकिन तोड़ने के बाद पक जाता है, ये तो क्लाइमेट्रिक ही है। दूसरा है खरबूजा, मस्क मेलन, ये भी तोड़ने के बाद पक जाता है, कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है, ये भी क्लाइमेट्रिक है। सेब है, सेब भी क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद पका सकते हैं। बट तरबूज जो होता है, वाटरमेलन, कुछ इलाकों में मतीरा भी जिसको बोला जाता है, तो वो तोड़ने के बाद नहीं पकेगा, बेल से, पौधे से पकने के बाद ही आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इनमें से तरबूज जो है वो एक नॉन क्लाइमेट्रिक है, बाकी सारे के सारे क्लाइमेट्रिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपने। 26 क्वेश्चन का आपने इसमें डिस्कस किया है। अब देखो यहां फिर से मैचिंग दी है, विभिन्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो यहां तो ऑयल लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, प्रोटीन बताना है। विभिन्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा बतानी है। तो सबसे पहले यहां पे 27 नंबर क्वेश्चन है, लेंटिल, मसूर। मसूर के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 10 से 12% और डी ऑप्शन है 25%। तो मसूर के अंदर जो प्रोटीन होता है वो 25% होता है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा यहां पे। नेक्स्ट अगला जो पूछा गया है, बरसीम। बरसीम के चारे में प्रोटीन कितना होता है? तो ऑप्शन वो सेम ही आपके पास। तो बरसीम में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है 21%, यानी ए ऑप्शन राइट है। चारे में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो बरसीम के अंदर ही होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, अल्फा अल्फा यानी रिजका। रिजका में प्रोटीन कितना होता है? बरसीम लेग्यूमिनेसी कुल का, इसलिए प्रोटीन ज्यादा है। रिजका भी लेग्यूमिनेसी कुल का है, तो रिजके में जो प्रोटीन होता है वो 15% होता है। इसका बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है ओएट यानी जई। जई जो होती है ये लेग्यूमिनेसी कुल की नहीं है, तो इसमें प्रोटीन पूछा गया है। तो इसमें कितना प्रोटीन होता है जी? इसके अंदर 10 से 12% प्रोटीन होता है। सी ऑप्शन राइट है। देखो फिर से बता देता हूं, लेंटिल मसूर के अंदर 25% प्रोटीन होता है, बरसीम में 21% होता है, रिजके में 15% होता है और जई में केवल 10 से 12% प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। तो आज के अपने इस सेशन में मैंने आपको 30 क्वेश्चन डिस्कस करवाए हैं। देखो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर लगभग 35-36 क्वेश्चन मैंने आपको फसलों के वर्गीकरण से करवाए थे। ठीक है, 30 मैंने इससे करवा दिए थे। टोटल 60 क्वेश्चन करवाने थे, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो अब अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने का सीजन है वो चलता रहेगा, और अगला जो टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के लिए वो होगा अपना इरिगेशन। तो अगले टॉपिक में अपने सिंचाई से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।